गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को जानने से पहले मैं आपको इसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जब भी हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट निर्धारित करना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में डेटा का कलेक्शन करना नेसेसरी होता है और डेटा का कलेक्शन होने के बाद ही हम डेटा का एनालिसिस करते हैं। और डेटा का एनालिसिस करने के लिए 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से सबसे पहली विधि है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा 4 टाइप से किया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, दिस इज ए फर्स्ट मेथड। सेकेंड इज अपकिरण, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। थर्ड इज कोरिलेशन, जिसे कहते हैं हम सहसंबंध। एंड लास्ट इज रिग्रेशन, जिसे हम कहते हैं प्रतीपगमन। ये 4 विधियों के द्वारा हम जब भी कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसकी विधियाँ यानी कि इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है ये 3 भागों में डिवाइडेड है। इसमें सबसे पहला आता है समांतर माध्य, जिसे बोला जाता है मीन। सेकेंड इज माध्यिका, जिसे कहा जाता है मीडियम। थर्ड इज बहुलक, जिसे कहा जाता है मोड। तो आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। अपकिरण के जो पार्ट है उसमें सबसे पहला आता है रेंज। सेकेंड इज स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जिसे कहते हैं प्रमाप विचलन। थर्ड इज मीन डेरिवेशन। जिसे कहते हैं माध्य विचलन। तो इस अपकिरण के द्वारा सहसंबंध अपने आप में 5-6 विधियाँ हैं इसकी। और प्रतीपगमन में भी जो है कॉल पियर्सन का रिग्रेशन का मेथड पढ़ेंगे। सहसंबंध में भी हम कॉल पियर्सन का मेथड पढ़ेंगे। इसमें हम 3 स्टेप लेंगे और इसमें भी हम समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है क्या, और इसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति में कैसे आंकड़ों को शामिल करते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या गुण और अवगुण हैं जो कि हमें विभिन्न प्रकार के डेटा को कलेक्शन करने के लिए काम में आते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मैं एक बहुत सारा डेटा है मेरे पास में। इस तरीके से कच्चा डेटा है जो बहुत बिखरा हुआ है। इस कच्चे डेटा को मैं एनालिसिस कर रही हूँ समांतर माध्य के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यह बताता है कि वह बिंदु जो सभी प्रकार के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे, अर्थात वह बिंदु जिसमें कि सारे गुण समाहित हो। इसमें इस डेटा का भी गुण समाहित हो, इस डेटा का भी गुण समाहित हो, इसका भी, जो अपने आप में मुख्य हो, जो अपने आप में अद्वितीय हो, जो अपने आप में एक यूनिक हो। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो डाटा होता है उसमें से कोई एक ऐसा डाटा कलेक्ट किया जाता है जो अपने आप में एक प्रतिनिधित्व बिंदु के रूप में काम करता है। तो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक की जो विधि है इसके अंदर उन्हीं डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उन्हीं गुणों को देखा जाता है जो पूरे डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की अगर मैं परिभाषा देना चाहूँ तो यह परिभाषा होगी कि वह प्रतिनिधित्व बिंदु जो सभी आंकड़ों को
आंकड़ों का जिसमें सभी आंकड़ों का गुण सम्मिलित हो। तो सेंट्रल टेंडेंसी विच इज़ रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ डेटा क्वालिटीज़। सो केंद्र प्रवृत्ति के माप में हम सभी आंकड़ों के एक प्रतिनिधित्व बिंदु को चुनते हैं जिसमें सभी प्रकार के गुणों का समावेशन होता है और इसको हम 3 विधियों से ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें सबसे पहली जो विधि आएगी वो आएगी समांतर माध्य विधि। समांतर माध्य वह माध्य होता है जो कि औसत के रूप में भी जाना जाता है। औसत के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें सभी डेटा का जो है एक एवरेज निकाला जाता है और वो एवरेज जो एवरेजेबल डेटा होता है वो सभी प्रकार के डेटास को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मीन मीन्स समांतर माध्य। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए टैबुलेशन या जो है क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लासिफिकेशन के अंदर डेटा जो होता है वो सबसे अधिक ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जब भी हम समांतर माध्य निकालेंगे तो इसमें भी हम क्लासिफिकेशन की 3 मेथड्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है, मैंने बताया था, व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मैं समांतर माध्य निकालूंगी और इसका एक अपना सूत्र है। फिर मैं खंडित श्रेणी में अपना समांतर माध्य निकालूंगी और खंडित श्रेणी का अपना एक फॉर्मूला है। और फिर मैं अखंडित श्रेणी यानी कंटिन्यूअस श्रेणी या जिसको मैं बोलती हूँ सतत श्रेणी, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। कल मैंने बताया था कि व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ जो वैल्यूज़ होती है इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ही इंक्लूड किया जाता है। और अगर मैं इसके समांतर माध्य के सूत्र की बात करूँ तो सिग्मा x इज इक्वल्स टू summation of x upon n. Summation of x is called a collection of a values of x. एंड खंडित श्रेणी में अगर सूत्र की बात करूं तो मैंने खंडित श्रेणी के लिए कल बताया था कि खंडित श्रेणी में हमेशा फ्रीक्वेंसी होना नेसेसरी है। जैसे कि x की फ्रीक्वेंसी 4 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसका जो सूत्र होगा समेशन ऑफ x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ XF अपॉन n। और अखंडित श्रेणी के अगर मैं बात करूं तो इसका सूत्र भी समेशन ऑफ x ऑफ f अपॉन n। n मतलब मूल्यों की संख्या, x है मूल्यों का योग। तो इसको हम एक इस फॉर्मूलाज को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी का, कि व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, खंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं और अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन इज, किसी स्कूल के बालकों की आयु 4, 5, 10, 15, 20, 50, 25 है, तो समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो मैंने बताया था कि व्यक्तिगत श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें कि मूल्य अकेले होते हैं, उनकी आवर्ती नहीं होती है। तो अगर मैं इस सूत्र के अंदर इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करूं तो मेरे पास में, मैं ऊपर लिखूंगी इसको थोड़ा सा, x इज 4, 5, 10, 15, 20, 25। तो समेशन ऑफ x इज 15, 30 एंड 20 इज 50, 75, 79। तो मेरा समेशन ऑफ x क्या है 79। और मैंने आपको बताया था कि मेरा इसका सूत्र होता है x बार का
समेशन ऑफ x अपॉन n, यानी कि समेशन ऑफ x इज मूल्यों का योग और n जो था वह है संख्याओं का योग। तो ये x मेरे सभी मूल्य हैं, मैंने इसका योग किया, वो आया 79 और n जो है मेरा ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो ये आया 6। तो आंसर इज 13.1। तो मेरा समांतर माध्य क्या हो जाएगा 13.1, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मेरा डेटा है ये इस तरीके से बिखरा हुआ है और मैंने इस डेटा को कलेक्शन करने के लिए समांतर माध्य विधि का प्रयोग किया। इस समांतर माध्य में मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव बिंदु ये ले लिया और इस रिप्रेजेंटेटिव बिंदु के जितने भी गुण हैं वो जो है वो एवरेजेबल सभी में पाए गए हैं। तो इसमें 13.1% जो क्वालिटीज़ है वो सिमिलर है इन सभी डेटा के अंदर। तो समांतर माध्य एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है जिसमें कि सभी प्रकार के डेटा का एक जो है रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटीज़ इस पॉइंट के अंदर समाहित है। ये होता है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने की विधि। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे जो है खंडित श्रेणी। कल मैंने बताया था कि खंडित श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज दी गई होती है। तो एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको क्लियर करेंगे। सेकंड है खंडित श्रेणी। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ का सबसे बड़ी क्वालिटी जो है इसमें क्या होती है, आवर्ती पाई जाती है वैल्यूज़ की। और इसका सूत्र मैंने बताया समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन एन। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल के छात्रों की आयु इस प्रकार है। जो 10 बच्चे हैं उनकी आयु कितनी है 15, और जो 5 बच्चे हैं उनकी आयु कितनी है 20। 6 बच्चों की आयु यहाँ पर है 8 और 9 बच्चों की आयु यहाँ पर है 5। तो इसमें जो है माध्य ज्ञात करो। तो इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने फॉर्मूले में एक चीज़ मेंशन की थी कि समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स ये जो एफ है इसका मतलब है कि मुझे समेशन एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक्स और एफ का मल्टीप्लिकेशन करके मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। तो सबसे पहले अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस तरीके से बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स, तो 10 मल्टीप्लाइड 15 को करेंगे तो हम ये होएगा 150, ये हो जाएगा 100, ये 48, ये 45। जब हम इसको अब क्या करेंगे, हमें तो इसका योग चाहिए। समेशन का मतलब होता है मतलब ऐड करना, यानी कि इनको सबको जोड़ना। तो हम इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 250। এবার तो इसका ऐड हो जाएगा 343 और मेरा n जो हो जाएगा, जो n होता है वो इसका योग होगा। तो n कितना हो जाएगा मेरे पास में 10 15 एंड 9 24 एंड 30।
तो मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को यहाँ रखूँगी, एक्स बार इज इक्वल्स टू 343/30 एंड मेरा कितना है 30। अब मैं इसको करूँगी 11 पॉइंट समथिंग 11.1। तो 11.1 इज़ कॉल्ड ए मीन ऑफ इन डिस्क्रीट सीरीज़। तो 11.1% जो डेटा है वो ऐसा है जो कि इसमें समाहित है। ये बिंदु जो है वो ये बता रहा है कि 11.1% क्वालिटीज़ इन सभी डेटा की इसमें इंक्लूड है। सेकेंड लास्ट इज़ व्यक्तिगत श्रेणी को हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने खंडित श्रेणी, और तीसरा जो होता है वो होता है अखंडित श्रेणी। और सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि यही विधि है। इसमें जो श्रेणी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अपवर्जी श्रेणी, दूसरी होती है समावेशी श्रेणी। तो कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि अपवर्जी श्रेणी सबसे बेस्ट श्रेणी होती है, और समावेशी श्रेणी को जब भी कोई डेटा होता है तो उसको हमें अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए 0.5 जो है अपर लिमिट में और 0.5 लोअर लिमिट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको समावेशी श्रेणी में पढ़ेंगे कि समावेशी श्रेणी के अंदर किस प्रकार से डेटा होता है और हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कहते हैं सबसे पहले अखंडित, या जिससे मैं बोलूँ सतत श्रेणी, या जिसे मैं बोल सकती हूँ कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ की अगर मैं क्वालिटी की डिफ़ाइन करूँ तो उसमें सबसे पहले जो क्वालिटी होती है कि इसमें वर्ग अंतराल पाया जाता है। जो x है उसमें वर्ग अंतराल पाया जाता है, और वर्ग अंतराल को मुझे चेंज करना पड़ता है इसके अंदर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, माना कि एक स्कूल क्वेश्चन है, एक स्कूल के बच्चों की औसत आयु ज्ञात करें। इसमें सबसे पहले 0 से लेके x जो है वो मेरा 0 से लेके 10 तक जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी है मेरी 8, 20 to 30 की जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो है मेरी 12, और 30 to 14 की जो फ्रीक्वेंसी है मेरी वो है 15। तो जब भी डेटा इस सीरीज़ में आता है तो ये कौन सी सीरीज़ होती है, कंटिन्यूअस सीरीज़। और इस कंटिन्यूअस सीरीज़ को जो है खंडित श्रेणी में यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए जो स्पेस जो वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल मतलब 0 से 10 यानी कि इस रेंज के अंदर इतने बच्चों की औसत आयु कितनी है, इतनी। 10 से बीच में ये 10 बच्चे हैं जिनकी जो है आयु क्या है, इतनी। 20 से लेकर 30 तक के बच्चों की आयु कितनी है, इतनी। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वर्ग अंतराल को मर्ज करके इसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी x की, और उसको फाइंड आउट करने के लिए एक सूत्र होता है। सबसे पहले उस सूत्र के अंदर हम 0 to 10 का कैलकुलेशन कितना हुआ 10, और उसे अपॉन 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी 5। 10 to 20 का समेशन कितना है 30 का डिवाइडेशन मैं किससे करूँगी 2 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। 20 to 30 का समेशन कितना है 50 को मैं डिवाइडेड करूँगी 2 से, तो वैल्यू इज़ 25। सो 25 इज़ ए x। 30 to 40 इज़ ऐड करेंगे तो ये होता है मेरा 80, एंड 80 को जब मैं डिवाइडेशन 70 को जब मैं 2 से करूँगी तो ये वैल्यू आएगी 35। तो ये सब मेरा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x। अब मुझे वही फार्मूला, इसका भी फार्मूला वही है कि समेशन ऑफ x f अपॉन n इज कॉल्ड ए मीन। तो मैं इसको मल्टीप्लाइड करूँगी x और f को, तो ये आएगा समेशन ऑफ fx। तो ये 25
जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी x और f को, तो मेरी वैल्यू आएगी 5 × 5 × 25, 15 मल्टीप्लाइड 8 120, 25 मल्टीप्लाइड 6 इज़ कॉल्ड ए 200 एंड 35 मल्टीप्लाइड 4 इज़ कॉल्ड ए 140। जब अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, समेशन, यानी कि इनका योग करना पड़ेगा। तो मैं इन सबको जब जोड़ूंगी तो 485 हैव ए गेन विथ दिस डेटा। तो मैं 485 को यहाँ लिखूंगी और n जो है वो मेरी क्या है, संख्या है, और ये संख्या मैं किससे प्राप्त करूंगी, इसका जो वर्ग अंतराल मैंने किया उससे प्राप्त करूंगी। तो ये आएगा 23। तो ये टोटल है मेरा 23, और जब मैं इसको मल्टीप्लाइड करूंगी, यहाँ पे डिवाइडेड करूंगी, तो मेरे पास में आएगा 21.2। ये 21.2 मेरा क्या है, एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट्स की उस स्कूल के अंदर बालकों की औसत आयु कितनी है, 21.2, यानी कि वहाँ पे 21 साल की आयु के वर्गों की जो आयु है लोगों की, वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में पाई गई है। यानी कि है तो 50 वाले भी बच्चे, यहाँ पे 25 वाले बच्चे हैं, 15 वाले भी बच्चे हैं, 5 वाले बच्चे हैं, लेकिन औसत आयु उस स्कूल की कितनी है, 21%। तो इस तरीके से समांतर माध्य को हम 3 श्रेणियों में पढ़ते हैं, और ये इसी के साथ में यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि समांतर माध्य की विशेषताएं क्या है। थैंक यू। कंप्लीट।